कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं जो खुद को बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजार रहा था। जैक खुद को इतना ट्रेन करता है कि उसके हाथों से खून बहने लगा, पर इसके बावजूद भी वो रुकता नहीं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। हमें पता चलता है कि जैक भी कभी एक आम आदमी हुआ करता था, पर एक खतरनाक चाइनीज माफिया ने उसकी बच्ची समेत उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और तब से ही वो उन सभी लोगों को मार रहा है जो उसकी फैमिली के मर्डर में शामिल थे। आज भी वो एक ऐसे ही शख्स के पीछे पड़ा हुआ था। हम कैंग नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो लोगों से जबरदस्ती हफ्ता वसूली करता था। जैक ने उसे ब्लैकमेल करके उसे मिलने के लिए मजबूर किया था, पर कैंग जैसे उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा, उसने जैक को तुरंत पहचान लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कैंग अपने लोगों को उसे ठिकाने लगाने को कहता है, जिसके बाद सबने अपने अपने हथियार उठाए और उसे मारने में जुट गए। उसके लोग उसे ठिकाने लगा ही देंगे ये सोचकर कैंग आराम से बैठ जाता है, पर तभी उसका एक आदमी उड़ता हुआ उनके पास जा गिरा। उसके गुंडे जैक को जान से मारना तो दूर उसे खरोच तक नहीं पहुंचा सके और बस देखते ही देखते जैक ने उन सबको इतना मारा कि फिर किसी ने दोबारा उठने की हिम्मत नहीं की। उसे खत्म करने के लिए कैंग अपने और लोगों को भेजता है, पर जैक उन लोगों को भी चुन चुन कर मारता है। आखिर में सिर्फ वही बचा जो मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, और जब जैक ने उसका पीछा किया तो उसने उस पर गोलियां भी चलाई। हालांकि इसके बावजूद भी जैक ने उसे धर दबोचा। डर से कांपता हुआ कैंग बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा, मुझे तो बस ऐसा करने के पैसे मिले थे। तब जाकर उसने एक आदमी के बारे में बताया जो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट यिंग हाओ का बॉडीगार्ड था। टोनी बिना देर किए एक हाई स्कूल के पास जाता है, जहाँ वो बॉडीगार्ड हर रोज यिंग हाओ की बेटी को पिकअप करने आता था। जैक जैसे उस लड़की के पास गया, उसका बॉडीगार्ड एडम तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो बोला, देख के नहीं चल सकता क्या? पर जब उसने उसके हाथ चेक किए तो उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, जिसके बाद वो उसे जाने देता है। पर हम देखते हैं कि जैक ने बड़ी चालाकी से यिंग हाओ की बेटी के बैग में ट्रैकर छुपा दिया था। बेला जब घर पहुंची तो यिंग हाओ उसे बहुत डांटता है, क्योंकि आज स्कूल में उसने बच्चों से मारपीट की थी। वो बोला, स्टूडेंट के तौर पर तुम इस तरह से बिहेव करती हो, जानती भी हो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे हर साल स्कूल में कितना डोनेशन देना पड़ता है। बेला उन्हें बताती है कि सबसे पहले उन लड़कों ने मुझे परेशान किया था, पर यिंग हाओ की एक नहीं सुनता। जिसके बाद बेला गुस्से में खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। यिंग हाओ की मैनेजर जूलिया उसे बताती है कि पुलिस को खबर मिली है कि हमारे शिपमेंट में ड्रग्स है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ लोग लोकल डीलर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे शिपमेंट का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। यिंग हाओ बोला, अगर ये खबर बाहर आई तो हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान होगा और मार्केट में हमारी बदनामी होगी, सो अलग, इसलिए सब कुछ होशियारी से करना। जैक उस ट्रैकर में लगे माइक्रोफोन से उनकी सारी बातचीत सुन रहा था और अब उसे यकीन हो गया था कि उसके परिवार को यिंग हाओ ने ही मारा है। वहीं दूसरी ओर हम कैंग को देखते हैं, जिसका पुलिस ने सारा माल जब्त कर लिया था। कैंग अपने बॉस को बताता है कि बॉस, यहाँ एक आदमी आया था, उसने मेरे सभी लोगों को मार दिया और पुलिस को भी उसी ने खबर दी थी। कैंग को समझ पाता उससे पहले उसके बॉस ने उसके मुंह पर कुर्सी फेंक के मारी और फिर उसके ऊपर कुर्सी रख के आराम से बैठ गया। कैंग बोला, बॉस मुझे माफ कर दो, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। पर विक्टर बोला, तेरी जिंदगी 200 करोड़ की है क्या? बस उसके इतना कहते ही नताशा नाम के एक खतरनाक किलर उसे जान से मार डालती है। कैंग के लोगों ने भागने की कोशिश की, पर नताशा उन्हें भी खत्म कर देती है। इसी बीच विक्टर को किसी का फोन आता है जो माल न पहुंचने पर बहुत गुस्से में था। हालांकि विक्टर फोन काट देता है क्योंकि वो जानता था कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। उधर हम यिंग हाओ को देखते हैं, जिसे एहसास हो गया था कि उसने बेला को डांटकर गलत किया है, इसलिए आज वो अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर बेला को उसकी मॉम के पास ले जाने की सोचता है ताकि वो अपना गुस्सा छोड़कर उसे माफ कर दे। पर बेला की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब एक सीक्रेट रूट से रवाना होते हैं जिसके बारे में सिर्फ एडम और जूलिया को ही जानकारी थी, पर उन्हें पता नहीं था कि जैक पहले से ही रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था। उसने रास्ते में हर मोड़ पर बॉम्ब लगा रखे थे, जिसका मतलब था कि वो कोई सा भी रूट ले, यिंग हाओ का मरना तय था। हाथ में डेटोनेटर लिए वो हाओ की कार का उसके बॉम्ब के ऊपर आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि किसी कारण से वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, कहीं उन्हें उसके बॉम्ब का पता तो नहीं चल गया। पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल रास्ते में एक ट्रक वाला एक आदमी से लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया था। एडम को लगा कि ये लोग जल्दी हट जाएंगे, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक उस ट्रक से ढेर सारे हथियारबंद लोग बाहर निकले और उन पर गोलियों की बारिश कर दी। खुशकिस्मती से कार के शीशे बुलेट प्रूफ थे, इसलिए किसी की मौके पर ही मौत नहीं होती। वो जल्दी से रिवर्स लेते हैं, पर उन लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने बेला को किडनैप करने की कोशिश की, पर एडम उनसे फाइट करता है और उन्हें रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। उधर हम विक्टर को देखते हैं जो एक बुलडोजर से उनकी कारें पलट देता है। उसने कहा उन्हें जान से मत मारना, जिसके बाद और लोग बेला के पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने यिंग हाओ को घसीटकर कार से बाहर निकाला और उसे अपने साथ ले गए। इसी बीच एक बॉडीगार्ड विक्टर को मारने की कोशिश करता है, पर विक्टर ने उसे अपनी एक ही किक से दूर पटक दिया। एक एक कर वो सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। उधर एडम भी उन लोगों से अकेला फाइट कर रहा था, पर वो बहुत ज्यादा तादाद में थे,
इसलिए उनसे लड़ना किसी एक के बस की बात नहीं थी। इसी बीच जब जैक ने गोलियों की आवाज सुनी तो वो बिना देर किए उनकी ओर आने लगा। वो यिंग हाओ को ट्रक में किडनैप करके ले जा रहे थे। एडम ने उस ट्रक का पीछा किया और कूद कर उसे पकड़ लिया, पर उसने जैसे ही गेट खोला एक आदमी उस पर हमला कर देता है। उससे बचते हुए वो किसी तरह अंदर घुसा, पर वहाँ तो और भी खतरनाक लोग थे। हम नताशा को देखते हैं जो पल भर में एडम पर टूट पड़ती है और उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले करती है। एडम ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता और आखिर में नताशा उसे मारकर ट्रक से नीचे फेंक देती है। इसी दौरान गुंडे मोहल्ले की पूरी फौज बेला के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और जिस किसी ने उसे बचाने की कोशिश की उन लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला। वो बेला को मारने ही वाले थे कि तभी जैक उन सबको अपनी कार से उड़ा देता है। एक बार के लिए उसने सोचा कि वो क्यों उसकी इतनी परवाह कर रहा है, वो उसके दुश्मन की बेटी है। उसके मरने के बाद ही यिंग हाओ को एहसास होगा कि बेटी के जाने का दुख क्या होता है। हालांकि जैक इतना निर्दयी नहीं था। इतनी नफरत के बावजूद भी वो यिंग हाओ की बेटी को बचाने जाता है। सबको अपनी कार के नीचे कुचलते हुए वो बेला के सामने आया और उसे जल्दी से कार में बैठने को कहा। बेला उस पर भरोसा करती है और कार में बैठ जाती है, पर उसके सर पर इतना बड़ा इनाम था कि इसके बावजूद भी वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैक उन सबको उस रूट पर ले जाता है जहाँ उसने बॉम्ब प्लांट किए थे और जैसे उनकी कारें बॉम्ब के पास आई उसने डेटोनेटर दबा दिया और एक बड़े धमाके के साथ पीछे आ रही सभी गाड़ियां तहस नहस हो गईं। एडम दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर उसे इतनी चोट आई थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो शहर में ड्रग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक रिपोर्टर खुलकर ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था, पर उसके अगले ही पल हम उसे बहुत बुरी हालत में देखते हैं। ड्रग माफिया ने उसे और उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था। क्ले नाम का एक आदमी उसे कहता है कि तुम जब भी टीवी पर मेरा नाम लेते हो मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं आज खुद तुमसे मिलने आ गया और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। क्ले उसे ड्रग्स लेने को कहता है, नहीं तो वो उसकी फैमिली को मार डालता। पर जब वो रिपोर्टर फिर भी नहीं मानता तो क्ले उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ को गोली मार देता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए उस रिपोर्टर ने उसकी हर बात मानी। क्ले बोला ये पहले किया होता तो शायद तेरी बीवी बच जाती। अब तू इन दोनों में से भी किसी एक को बचा सकता है। कौन मरेगा और कौन जिएगा ये तू तय करेगा। वो बेचारा जानता था कि अगर उसने किसी को नहीं मारा तो वो उन दोनों को मार देगा, इसलिए उसने अपने बड़े बेटों को मारने के लिए बंदूक उठाई। हालांकि गोली चलाते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिसके बाद क्ले खुद ही उसके छोटे बेटे को गोली मार देता है और फिर उसने उस रिपोर्टर को भी गोली मार दी। उसके रास्ते में टांग अड़ाने वालों का क्ले यही असर करता था और बदकिस्मती से इस बार ये गलती यिंग हाओ ने कर दी थी। उसके लोग उसे पकड़कर क्ले के पास लाते हैं। क्ले बोला इस शहर में मेरी एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेपर पर साइन करो और ये कंपनी सिर्फ 200 करोड़ में तुम्हारी हो जाएगी। हाओ जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी कंपनी की आड़ में ड्रग्स का धंधा करेगा, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है, फिर चाहे वो उसे मार ही क्यों न डाले। क्ले कहता है कि चेयरमैन तुम जिंदा ज्यादा कीमती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे किसी काम की नहीं, तो अगर तुमने साइन नहीं किया तो वो नहीं बचेगी। इसी बीच हम जैक को देखते हैं जो बेला को उन गुंडों से बचाकर अपने अड्डे पर ले आया था। बेला ने जब उसे गौर से देखा तो वो तुरंत ही पहचान गई कि ये वही आदमी है जो उसे स्कूल में मिला था। वो कहती है कि तुम न्यूज में भी थे, तुमने ही अपनी पत्नी और बेटी को मारा है ना। पर ये सुनते ही जैक गुस्से में उसे कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्हें तुम्हारे डैड जिंग हाओ ने मारा है। जब बेला को यकीन नहीं होता तो जैक उसे वो सारे सबूत दिखाता है जो साफ इशारा कर रहे थे कि उसके पिता ड्रग माफिया के साथ काम कर रहे हैं। जैक चाहता तो उसे किडनैप करके यिंग हाओ से अपनी हर बात मनवा सकता था, पर अपने बदले के लिए एक बेगुनाह बच्ची को अपना मोहरा बनाना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो बेला को वापस अपने घर जाने को कहता है। बेला जल्दी से एक फोन बूथ के पास गई और उसने तुरंत जूलिया को कॉल लगाया। जब जूलिया को पता चला कि उन पर हमला हुआ है तो वो उसे किसी पर भी भरोसा करने से मना करती है, यहाँ तक कि एडम पर भी नहीं, क्योंकि वो खुद उसे लेने आ रही थी। बेला काफी देर तक वहीं छुपी रही और फिर उसने एक पुलिस कार को अपनी ओर आते देखा। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला और कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, जूलिया वहीं तुम्हें लेने आएगी। बेला उसके साथ जा ही रही थी कि तभी वहाँ एक और पुलिस वाला आ गया। वो कहता है सब कंट्रोल में है, तुम वापस चले जाओ, पर वो जैसे ही मुड़ा उसने उसे गोली मार दी, क्योंकि ये असली पुलिस वाला नहीं था। वो बेला को अपने साथ ले ही जा रहा था कि तभी वहाँ जैक आ गया और उसने उसे ऐसा करने से रोक लिया। वो पूछता है तुझे किसने भेजा, पर वो आदमी कुछ नहीं जानता था, जिसके बाद जैक उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब बेला किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी सिवाय जैक के, क्योंकि उसने उसकी 2 बार जान बचाई थी। बेला उसे बताती कि 3 साल पहले ड्रग्स की वजह से मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई, तब से मेरे डैड ड्रग्स और ड्रग्स का बिजनेस करने वालों से नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड ने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा। जैक को लगा कि या तो ये लड़की सच बोल रही है या फिर ये अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानती, पर इन सब में एक बात साफ थी कि उस तक पहुंचने में ये लड़की उसके बहुत काम आ सकती थी, इसलिए वो साथ काम करने को राजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं जो बेला को ढूंढते हुए क्राइम साइट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उस नकली पुलिस वाले को किसी ने गोली मार दी थी, मतलब कोई था जो सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन बेला और जैक एक शिपमेंट पॉइंट की ओर जाते हैं।
बेला उसे बताती है कि 3 साल पहले उसके डैड ने कुछ लोगों को कंपनी से निकाला था क्योंकि वो ड्रग्स की शिपमेंट करते हुए पकड़े गए थे। मैंने सुना है कि वो सब जेल से छूट गए और पैसों के लिए कुछ भी करने वाले क्रिमिनल्स बन गए। वो शिपमेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां वो काम किया करते थे। बेला उसे कहती है कि उन सब की डिटेल्स यहीं की कंप्यूटर में स्टोर है, लेकिन वो लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए पहले मैं जाती हूँ और तुम मेरे पीछे आना। इसके बाद बेला चिल्लाते हुए गार्ड के पास गई और उसे बताया कि वो यिंग हाओ की बेटी है। शुरुआत में तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, पर जब उसने टीवी पर उसके लापता होने की खबर देखी तो गार्ड के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने पूछा, लेकिन तुम उन किडनैपर से बचकर भागी कैसे? पर तभी जैक गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। उसने जल्दी से उन काम से निकाले गए लोगों की डिटेल्स निकाली और उस आदमी से पूछा ये लोग उन्हें कहाँ मिलेंगे। मैनेजर बोला वो लोग स्लम मार्केट में रहते हैं, पर वो जगह बहुत खतरनाक है, पुलिस वाले भी वहाँ जाने से डरते हैं, तुम जाओगे तो मारी जाओगे। जैक उसके फोन को तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को हमारे यहाँ होने के बारे में बताया तो अगली बार फोन नहीं तुझे तोड़ दूंगा। इसके बाद वो लोग उस मार्केट में जाते हैं जहाँ उन लोगों का अड्डा था। सबकी नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। उन्हें देखते ही वो पहचान गए कि वो इस एरिया में नए हैं। जैक बोला तुम अंदर ही रुको, मैं उन्हें निपटा कर आता हूँ, पर बेला उसे रोक लेती है और कहती है कि ये सब लो लेवल के क्रिमिनल्स हैं, तुम्हें देखते ही ये सब अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। बेला अंदर घुसते एक आदमी को उसके बॉस के पास लेकर चलने को कहती है, पर जब वो ऐसा नहीं करता तब उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। वो गुंडा उसे मारने ही वाला था कि तभी बेला उसे बताती है कि वो यिंग हाओ की बेटी है, मेरे बदले तुम्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही वो आदमी बिना देर किए उसे तुरंत अपने बॉस के पास लेकर जाता है। बेला देखती है कि अंदर ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे गैर कानूनी काम धड़ल्ले से चल रहे थे। वो आदमी उसे अंदर भेजने से पहले बेला से उसका बैग छीन लेता है और कहता है कि बाहर आने पर इसे लौटा दूंगा। अब क्योंकि ट्रैकर उसी बैग में था, इसलिए जैक उनके बीच की कोई बात नहीं सुन सकता था। बेला वहाँ ली नाम के आदमी से मिलती है जो गैंगस्टर बनने से पहले उसकी डैड की कंपनी में काम किया करता था। वो बोला इतनी दूर आई हो, मुझसे क्या चाहती हो? बेला अपने डैड को ढूंढने में उसकी मदद चाहती थी और बदले में उसे 20 करोड़ देने का वादा करती है। पर ली उसे बताता है कि तुम्हारे डैड को किडनैप करने वाला कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो ड्रग्स की दुनिया का राजा है। भला 20 करोड़ के लिए मैं उसे लड़ने क्यों जाऊंगा? उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो उसके परिवार और क्ले दोनों से मोटे पैसे कमाने की सोच रहा था। उधर हम विक्टर को देखते हैं जो जैक के एक पुराने दोस्त को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। पूछताछ चली रही थी कि तभी विक्टर को ली का मैसेज आया और उसे पता चला कि लड़की मिल गई है। यही मैसेज वो एडम के पास भी भेजता है ताकि दोनों से एक साथ पैसे वसूल सके। जब बेला को एहसास हुआ कि वो फंस चुकी है तो उसने तुरंत चाकू उठा लिया और ली पर हमला किया, पर ली उसे पकड़ लेता है और अपने लोगों को उसका एक हाथ काटने को कहता है, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही जैक गेट तोड़कर अंदर घुस गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह मारने लगा। ली बेला के गले पर धारदार चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देता है, पर बेला ने बड़ी चालाकी से उसके हाथ पर काट लिया जिससे जैक को अटैक करने का मौका मिल गया। उसने ली को बहुत मारा और उससे पूछा कि क्ले मुझे कहाँ मिलेगा। ली उन्हें बताता है कि क्ले का शहर के बाहर एक ड्रग सेंटर है, यिंग हाओ वहीं होना चाहिए, पर वो ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम बच नहीं पाओगे, सिर्फ एक ही आदमी वहाँ जा सकता है जो तुम्हें होटल जियाती में मिलेगा। वो कुछ और जान पाते उससे पहले ही ढेर सारे लोग उनकी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जैक उनके बीच से होते हुए भागने की कोशिश करता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो बाहर निकलने में कामयाब भी हो गया, पर तभी कुछ लोग उसकी बाइक पर लटक जाते हैं। कुछ ने उस पर गोली भी चलाई पर कोई भी जैक को रोक नहीं पाया। भागते भागते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। जैक ने बोला यहाँ से कूद जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ, पर फ्लोर बहुत ऊंचा था जिस कारण बेला को डर लगता है और वो कूद नहीं पाती। इसी बीच वो सारे गुंडे हथियार लिए उनकी ओर बढ़ते हैं, पर तभी बीच में किसी ने दरवाजा खोल दिया जिससे आधे से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि नताशा थी जो बिना देर किए उन सबको मार डालती है। और अब जैक की बारी थी। वो बोली लड़की मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर जैक पीछे नहीं हटता और उसे फाइट करता है। जैक ने उस पर एक के बाद एक कई हमले किए, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो पागलों की तरह हंस रही थी क्योंकि पहली बार उसे कोई उसकी टक्कर का मिला था। नताशा उस पर लगातार वार करती रहती है जिससे जैक थोड़ा कमजोर पड़ गया। वो बेला को लेकर वहां से भाग ही रहा था कि तभी नताशा उसे फिर से पकड़ लेती है। उसने जैक के कंधे में चाकू घुसा दिया जिससे जैक बुरी तरह घायल हो जाता है, पर बावजूद इसके उसने उससे फाइट की, पर उसने उसके सर पर इतनी जोर से लात मारी कि नताशा सीधे नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। उधर कुछ गुंडे बेला का पीछा कर रहे थे, पर ऐन मौके पर एडम वहां पहुंचकर उन सबको गोली मार देता है। उसने उसे साथ चलने को कहा, पर बेला अब उस पर भी भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो उसे दूर भागने लगती है। जब जैक ने उसे बेला को ले जाते हुए देखा तो उसने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। वो एडम को मारने ही वाला था कि तभी बेला उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। जैक को बहुत चोट आई थी जिस कारण उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये पूरा इलाका किले का था, इसीलिए वो इलाज के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे। बेला वहां पर एक जानवरों के डॉक्टर को देखती है
जिसके बाद उसने बिना देरी किए जैक को उठाया और उसके क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर शुरू में तो उसका इलाज करने से मना कर देता है, पर जब बेला ने उसे बंदूक दिखाई तो वो जल्दी से मान गया। वो फटाफट जैक को टांके लगाता है और उसे जानवरों की एंटीबायोटिक्स देता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। जैक अब खतरे से बाहर था, पर उसे आराम की जरूरत थी, जिसके लिए वो पास के एक होटल में जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टीवी पर उन्हीं के बारे में न्यूज चल रही थी। रिसेप्शनिस्ट उन्हें पहचान लेती है, पर वो उस समय कुछ नहीं करती और उन्हें कमरे की चाबी थमाते हुए ऊपर जाने को कहती है। हालांकि इसके तुरंत बाद उसने किले के लोगों को उनकी खबर दे दी। जैक बेला से कहता है कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये होटल उसी आदमी का है, वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। एंटीबायोटिक्स की वजह से वो जल्द ही गहरी नींद में चला जाता है। बेला भी बहुत थक गई थी, जिस कारण उसकी भी आंख लग जाती है। इसी बीच हम ढेर सारे हथियारबंद गैंगस्टर्स को देखते हैं जो उस होटल तक पहुंच गए थे। सब दबे पांव उनके कमरे में आते हैं। एक आदमी ने दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की, पर तभी जैक उसकी गर्दन तोड़कर उसे बाहर फेंक देता है और उन सबको धकेलता हुआ कमरे से दूर ले जाता है। इसके बाद उसने हथियार उठाया और एक एक को काटता चला गया। इस फाइट में हमें उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, मानो जैसे वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। आखिर में बस उनका बॉस बचा, पर जैक उसे भी मारकर उसका एक पैर तोड़ देता है। उसने पूछा कि कहां से ड्रग सप्लाई करता है, जिस पर वो आदमी डर के मारे उसे सब बता देता है। पर वो ये भी कहता है कि बेशक तुम लड़ने में अच्छे हो, पर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हार मान लो। वो बाहर जा ही रहते कि तभी नताशा फिर से लौट आती है, क्योंकि पिछली बार के हमले में वो बच गई थी। इस बार वो उस पर जरा भी रहम नहीं करती और उसके घाव को अपने पैरों तले रौंदने लगती है। वो उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी एडम ने उसे पीछे से गोली मार दी। जैक को बहुत चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है, पर जब उसे होश आया तो उड़ते ही उसने अपने सामने खड़े एडम को मारना शुरू कर दिया। पर बेला उसे शांत करती है और उसे बताती है कि अब हम सेफ हैं। जब एडम को पता चला कि जैक को लगता है कि यिंग हाओ ने उसकी फैमिली को मारा है, तो वो उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। पर जैक के पास सबूत थे कि उसने ऐसा किया है। उसकी वाइफ ने यिंग हाओ की कंपनी में 8 साल तक काम किया था, पर जब उसे यिंग हाओ की कंपनी में हो रही स्मगलिंग के बारे में पता चला तो यिंग हाओ ने उसे मरवा दिया। इसलिए वो यिंग हाओ से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था। काफी समझाने के बाद भी जब जैक नहीं माना तो एडम को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ा ताकि वो यिंग हाओ को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ देर बाद वहाँ जूलिया भी आ जाती है, पर उसके साथ जो लोग आए थे वो किले के लिए काम करते थे, इसलिए वो तुरंत सबको पकड़ लेते हैं। उनमें से कुछ लोग बेला और जूलिया को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि एक आदमी पीछे ही रुकता है ताकि वो एडम का काम तमाम कर सके। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही जैक ने उस आदमी पर हमला कर उसकी जान बचा ली। इसी बीच हम क्ले को देखते हैं जो यिंग हाओ को बहुत समझाने की कोशिश करता है ताकि वो पेपर पर साइन कर दे, पर फिर भी जब वो नहीं माना तो उसके लोग बेला को घसीटते हुए उसके सामने लाते हैं। हाओ क्ले से उसकी बेटी को छोड़ने की विनती करता है, बदले में वो कुछ भी करने को तैयार था और इस तरह क्ले ने उसे पेपर्स पर साइन करने को राजी कर ही लिया। क्ले जश्न मना ही रहा था कि तभी विक्टर ने उसे बताया कि वो आदमी जिसने हमारा 200 करोड़ का नुकसान किया था वो अभी तक जिंदा है। क्ले बोला, तुझे मैंने ये काम दिया था और वो भी तू नहीं कर पाया। अगर मेरे बाप ने तुझे काम पर ना रखा होता तो मैं तुझे कब का लात मारकर निकाल फेंकता। पर उसकी ये बात विक्टर को कुछ खास राज नहीं आती और वो किले को उसी वक्त बेरहमी से मौत की घाट उतार देता है। इतने खतरनाक आदमी को उसने बस यूं ही नहीं मारा, वो सालों से इस दिन की प्लानिंग कर रहा था। उधर हम जैक को देखते हैं जो उनके बेस में घुस गया था। गार्ड्स ने उन पर हमला किया, पर वो एक एक को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच एडम जैसे ही अंदर घुसा एक लड़की उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट हुई, पर एडम आखिर में उसे मार ही डालता है। जैक अंदर गया और पाया कि विक्टर ने किले को मारकर उसकी जगह ले ली थी। विक्टर उसे गन देता है और कहता है कि इस लड़की के बाप को मार दो और मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, पर जैक ऐसा नहीं करता, जिसके बाद उसके लोग जैक पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। जैक उनसे बचता हुआ किसी तरह भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी विक्टर ने उसे एक जोर की लात मारी, जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। वो उस पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाता है, जिससे जैक की हालत बहुत खराब हो गई। जैक ने भी उससे फाइट बैक करने की कोशिश की, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बोला, मुझे लगा तू होशियार होगा, मगर तू तो मेरा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। यहाँ जैक को पता चला कि उसकी फैमिली को उसी ने मरवाया था, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रही थी। ये सुनते ही जैक एक बार फिर उस पर हमला करता है। उसने एक लोहे का बैर उठाया और उसे विक्टर पर कई जानलेवा वार किए, पर विक्टर उसके सारे वार को बड़े आराम से झेल लेता है। आखिर में उसने जैक से वो बैट छीना और उसे जैक के सर पर इतनी जोर से मारा कि वो एक ही झटके में बेहोश हो गया। वो उसका सर फोड़ने जा ही रहा था कि तभी वहाँ एडम आ गया। गोलियों से बचने के लिए विक्टर छुप जाता है, पर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि जैक एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा था। इस बार वो उस पर किसी घायल शेर की तरह टूट पड़ता है। उसमें जितनी जान बाकी थी उसने सब झोंक दी और बस उसे मारता रहा। उसने विक्टर की बॉडी को चाकू से स्टैब कर करके उसे लहूलुहान कर दिया
और इस दौरान उसे भी बहुत चोट आती है, जिस कारण अब उसमें जरा भी जान नहीं बची थी। यिंग हाओ उसे उठाकर वहां से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी विक्टर ने फिर से हमला किया और इस बार वो बेला की गर्दन पर चाकू रख देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी बेला को याद आया कि जैक ने उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करने को कहा था। वो बिना देर किए उसकी टांगों के बीच में लात मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। ठीक उसी वक्त जैक ने उसके सर पर एक जोर की लात मारकर उसका सर किसी नारियल की तरह फोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। यिंग हाओ उसे उसकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहता है और अब जैक को भी समझ आ गया था कि वो एक अच्छा आदमी है और उसने कभी उसकी फैमिली को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि इस गेम की असली मास्टरमाइंड अभी जिंदा थी। उनके जाने के बाद जैक जूलिया के पास आता है जिसे उसने एक कमरे में बांध रखा था। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया उससे तुम बच जाओगी? पता चला कि उसी ने बेला को नकली पुलिस वाले के हवाले किया था और जब वो फेल हो गया तो उसने उसे मरवा दिया। उसने पकड़े जाने का ढोंग किया पर जैक ने उसे जाते हुए देख लिया था और उसने ये भी देख लिया था कि वो सारे गैंगस्टर्स उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। जूलिया उसे रहम की भीख मांगती है, उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर जैक उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने गैस को ऑन किया और एक लैंटर्न को ड्रग की पोटली से बांधकर उसमें छेद कर दिया। जल्दी गैस पूरे कमरे में फैल गई और वो पोटली भी धीरे धीरे खाली हो रही थी। जूलिया अपने आखिरी पल में अपनी जान की भीख मांगती है और ये सब यिंग हाओ उसके पास रखे एक माइक्रोफोन से सुन रहा था। जल्द ही पोटली खाली हो गई जिससे लैंटर्न नीचे गिर जाती है, पर हैरानी की बात थी कि कोई धमाका नहीं हुआ क्योंकि जैक सिर्फ उससे सच कबूलवाना चाहता था। जल्द ही पुलिस वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है और इस तरह उनके शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया रातों रात खत्म हो जाता है। आखिर में हम जैक को देखते हैं जो अपनी फैमिली को याद करके बहुत रोता है, पर उसने अपना बदला ले लिया था इसलिए उसने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया और इसी के साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।